दो कंपनियां जो लगभग एक ही टाइम पे शुरू हुई, दोनों ने ही करोड़ों रुपए रेस करे, दोनों ही एक ही इंडस्ट्री के अंदर काम कर रही थी। फिर क्या हुआ कि एक हो गई फेल और दूसरी निकल गई इतने आगे। आइए जानते हैं इस वीडियो में। फूड पांडा नाम की कंपनी लूकस और रिको वाइडर ने 2012 में सिंगापुर के अंदर शुरू करी और जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंड कर दी गई, इसके अंदर और फाउंडर्स जुड़ते गए, जैसे रोल्फ, बेंजामिन, रोहित चड्डा एटसेट्रा। और इन सब ने मिलकर इस कंपनी को पूरी दुनिया में ग्रो करने में मदद की और आखिर में जाके इनका हेडक्वार्टर्स बनाया बर्लिन, जर्मनी के अंदर। फूड पांडा एक ऑन डिमांड फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी प्लेटफॉर्म, मतलब लोग कभी भी इनके ऐप पर जाके अपनी मनपसंद जगह से अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते थे और ये लोग वो पूरा खाना इनके घर पे डिलीवर करवा के देते थे, रेस्टोरेंट से लेकर। बेसिकली इजी टू यूज एप्लीकेशन जिसमें कस्टमर्स मेन्यू पढ़ के अपने मनपसंद रेस्टोरेंट का अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं, कभी भी घर बैठे बैठे। लोगों को बहुत पसंद आया इनका आइडिया और ये लोग बहुत तेजी से ग्रो करने लगे और हर जगह पॉपुलर होते गए। देखते ही देखते 5 से ज्यादा कॉन्टिनेंट्स में 50 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर इनके ऑपरेशंस चालू हो गए। 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज के साथ साथ 1 लाख डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स भी इनके साथ जुड़ चुके थे। 1,15,000 के आसपास रेस्टोरेंट्स के साथ इन लोग का टाई अप हो चुका था। ये लोग इतनी तेजी से ग्रो कर रहे थे कि इन्वेस्टर्स की नजर में भी आने लगे। फिर क्या था, 8 से ज्यादा राउंड्स के अंदर इन लोगों ने $750 मिलियन रेज करे अलग अलग इन्वेस्टर्स से, जैसे रॉकेट इंटरनेट, फिनोमिनन, फैल्कन कैपिटल और गोल्डमैन सैक्स। अब हम देखते हैं क्या था वो बिजनेस मॉडल फूड पांडा का जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी इतनी बड़ी कंपनी बन गई और कैसे इनकी एप्लीकेशन वर्क करती थी। सबसे पहले लोग इनके ऐप पर आके वो रेस्टोरेंट ढूंढ सकते थे जिनसे उन्हें खाना चाहिए है, फिर उसका मेन्यू पढ़ के अपना मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते थे। वो खाना सीधा जाता था इनके कार्ट में, फिर कार्ट में जाके ये लोग उस ऑर्डर का पेमेंट करके अपना ऑर्डर चेकआउट करा सकते थे। फिर वो ऑर्डर सीधा जाता था रेस्टोरेंट ओनर के पास में और जब रेस्टोरेंट ओनर उसको कंफर्म कर देता था कि मैं ये ऑर्डर बनाऊंगा, वैसे ही एक सिग्नल पहुंचता था वहां के आसपास के जितने भी डिलीवरी एग्जीक्यूटिव हैं उनके पास। जैसे ही डिलीवरी एग्जीक्यूटिव उस ऑर्डर को कंफर्म करता था कि मैं डिलीवर करूंगा ये ऑर्डर, वो ऑर्डर उसको असाइन होता था। कुछ टाइम बाद वो पहुंचता था रेस्टोरेंट में और रेस्टोरेंट वाला उसको खाना देता था। डिलीवरी एग्जीक्यूटिव वो खाना लेकर कस्टमर के घर पे पहुंचता था और खाना दे देता था। सिंपल सा बिजनेस मॉडल। अब हम देखते हैं फूड पांडा कहां से पैसे कमाता था और उसके एक्सपेंसेस क्या क्या थे। पहला सोर्स ऑफ इनकम था रजिस्ट्रेशन फी, मतलब अगर आपका एक रेस्टोरेंट है और अगर आपको अपने आप को लिस्ट करना है फूड पांडा के ऊपर तो आपको एक वन टाइम फी देनी पड़ेगी फूड पांडा को अपने आप को इनके ऐप पर लिस्ट करने के लिए। ये वेरी करता था आपके लोकेशन के ऊपर, आपके रेस्टोरेंट के साइज के ऊपर और ये कुछ 7,500 से 10,000 के आसपास होता था। दूसरा सोर्स ऑफ इनकम था कमीशन फ्रॉम रेस्टोरेंट ओनर्स। अगर रेस्टोरेंट ओनर का ऑर्डर फूड पांडा के ऐप से आता था तो वो लोग एक छोटा कमीशन लेते थे रेस्टोरेंट ओनर से, कुछ 20 से 25% के आसपास। मतलब अगर कोई कस्टमर 100 रुपए की चीज आपसे ऑर्डर कर रहा है फूड पांडा के ऐप से तो फूड पांडा आपको सिर्फ 80 रुपए देगा और 20 रुपए अपने पास रख लेगा। ये होते हैं कमीशन चार्जेस। तीसरा सोर्स ऑफ इनकम था डिलीवरी चार्जेस फ्रॉम कस्टमर्स। आपके घर पे खाना रेस्टोरेंट से भिजवाने का भी फूड पांडा आपसे थोड़ा सा पैसा लेता था। ये पैसा डिपेंड करता था कि रेस्टोरेंट कितना दूर है आपके घर से, आपका ऑर्डर का साइज कितना बड़ा है। ये बहुत छोटा अमाउंट होता था पर तब भी ये उनका एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। चौथा सोर्स ऑफ इनकम था इनका एडवर्टीजमेंट। ये चीज सबको ही पता थी कि फूड पांडा का ऐप लाखों लोग हर रोज यूज करते हैं, इसलिए कंपनियां बहुत मोटा पैसा देती थी फूड पांडा को अपनी कंपनी इनके ऐप के ऊपर एडवर्टाइज करवाने के लिए और ये बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था फूड पांडा के लिए। पांचवा सोर्स ऑफ इनकम था इनका एफिलिएट इनकम। जब भी कस्टमर गेटवे पे जाता था अपना ऑर्डर चेकआउट करने के लिए तब ये लोग उनको सजेस्ट करते थे अलग अलग कंपनीज के क्रेडिट कार्ड कि आप एक्स कंपनी के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करो या डेबिट कार्ड से वाई कंपनी से करो और इसके बदले उस एक्स और वाई कंपनी से कुछ अमाउंट लेते थे इनका कार्ड सजेस्ट करने के लिए। अब अगर हम फूड पांडा के एक्सपेंसेस की बात करें तो उसकी लिस्ट भी कोई छोटी नहीं थी, जैसे डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डरिंग सिस्टम, वेबसाइट, मर्चेंट एप्लीकेशन, कस्टमर एप्लीकेशन, बैकएंड, इन सबको डेवलप और मेंटेन करने का खर्चा बहुत ज्यादा था। सैलरीज एंड वेजेस ऑफ एम्प्लॉइज एंड डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज, 1 लाख से ज्यादा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को सैलरीज देनी है हर महीने, तो आप खुद सोचो खर्चा कितना ज्यादा होगा इसका। तीसरा सबसे बड़ा खर्चा था एडवर्टीजमेंट का। इतना ज्यादा एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है इस सेक्टर में, कंपटीशन इतना ज्यादा है, अपने आप को सबसे अच्छा दिखाना है तो एडवर्टीजमेंट भी उतना जोरों शोरों से करना पड़ेगा।
चौथा तो सबसे बड़ा एक्सपेंस था वो तो कस्टमर एक्वायर करने का एक्सपेंस। उन्हें इतनी ज्यादा डील्स देनी है, ऑफर्स देना है, पैसा कहां से आएगा इतना ऑफर और डील देने का, इसलिए बहुत बड़ा एक्सपेंस था। और इन सारे एक्सपेंस को अगर हम कंबाइन करें तो फूड पांडा के एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते थे। अब अगर हम इनके एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज को कैलकुलेट करें दोस्तों, तो इनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा थे इनके रेवेन्यू से, इसलिए हमेशा ये लोग लॉस में रहते थे। अगर हम बात करें इनकी फूड डिलीवरी बिजनेस की, तो प्रॉफिट तो दूर की बात, ये आज तक अपने लॉसेस ही कवर नहीं कर पाए, हमेशा लॉस में रहे उस बिजनेस में ये लोग। आप लोग यही सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है, इसलिए आइए मैं आपको समझाता हूँ। मैं एज ए कस्टमर फूड पांडा की ऐप से 100 रुपए के छोले भटूरे ऑर्डर करता हूँ। वो 100 रुपए सीधा सीधा जाएंगे फूड पांडा के पास। फिर फूड पांडा अपना 20 रुपए कमीशन काट के 80 रुपए दे देता था रेस्टोरेंट ओनर को, मतलब फूड पांडा की इनकम इसमें हुई 20 रुपए की। बट यहाँ बात खत्म थोड़ी होती है, फूड पांडा कस्टमर्स को देता था 50% तक के डिस्काउंट, मतलब 100 रुपए की चीज मुझे सिर्फ 50 रुपए की पड़ी, 50 रुपए की चीज, ठीक है। बाकी का 50 रुपए क्या, 20 रुपए तो फूड पांडा की इनकम हो गई, बाकी का 30 रुपए का क्या, 30 रुपए तो एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ गया। मतलब 100 रुपए की चीज में 20 रुपए की इनकम और 30 रुपए का एक्सपेंस, 10 रुपए का लॉस तो यही हो गया दोस्तों इन्हें। और बाकी के एक्सपेंसेस का क्या, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, टेक्नोलॉजी कॉस्ट, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव के पैसे, इन सबको अगर हम ऐड करें तो ये लोग हर ऑर्डर पे बहुत ज्यादा लॉस पे रहते थे। 2016 में डिलीवरी हीरो नाम की कंपनी ने फूड पांडा को एक्वायर कर लिया, पर एक्वायर करने के 1 साल के अंदर अंदर ही उन्हें समझ आ गया कि इतना लॉस वो लोग नहीं झेल सकते, इसलिए 2017 में उन्होंने फूड पांडा इंडिया ओला को बेच दिया सिर्फ $50 मिलियन में, जिसमें ओला को $200 मिलियन और लेकर आने थे फूड पांडा के लिए। पर 2 साल के अंदर अंदर ही ओला को भी समझ आ गया कि जितने भी कंपेटिटर हैं फूड पांडा के इंडिया में, जैसे जोमेटो, स्विगी, उबर ईट्स, उन सब के पास ज्यादा फंडिंग और ज्यादा पैसे हैं ओला से, इसलिए वो लोग ज्यादा लॉस झेल सकते हैं जितना ओला नहीं झेल सकता। इसलिए 2019 में उन लोगों ने फूड पांडा का फूड डिलीवरी बिजनेस ही बंद कर दिया। 1500 से ज्यादा डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को उन लोगों ने कंपनी से निकाल दिया, बहुत सारे एम्प्लॉइज को उन लोगों ने फायर भी कर दिया। एक टाइम पे जहां 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ऑर्डर्स फूड पांडा के आते थे एक दिन में, वो सिर्फ 5000 बच गए 2019-20 तक। 2020 में फूड पांडा का रेवेन्यू सिर्फ 82 करोड़ का था और लॉस पता है दोस्तों, 750 करोड़ का लॉस था। जब इतना ज्यादा लॉस होगा और इतना कम रेवेन्यू होगा, कंपनी कहां ही बचेगी, इसलिए बाद में वो फेल ही हो गई। फूड पांडा की वैल्यूएशन एक टाइम पे $6 बिलियन थी, उनका बिजनेस मॉडल भी ठीक था, कस्टमर भी थे, फंडिंग भी थी, टाइमिंग भी सही थी। फिर क्या गलतियां उन्होंने करी जिसकी वजह से आखिर में वो फेल हो गए, आइए ध्यान से समझने की उन्हें कोशिश करते हैं। नंबर 1, मिसकम्युनिकेशन। कस्टमर और रेस्टोरेंट दोनों को ये प्रॉब्लम होती थी फूड पांडा से कि वो एक अच्छा कम्युनिकेशन चैनल ही नहीं बना पा रहा है। कस्टमर बहुत बार ऑर्डर प्लेस कर देता था पर ऑर्डर उनके पास डिलीवरी नहीं होता था। जब वो रेस्टोरेंट कॉल लगा देते कि ऑर्डर का क्या हुआ, तो रेस्टोरेंट बताता था कि उन्हें पता ही नहीं कि आपने ऑर्डर प्लेस करा है। बहुत बार कस्टमर अपना ऑर्डर प्लेस करके उसे कैंसिल कर देता था, पर रेस्टोरेंट को फूड पांडा अपडेट ही नहीं कर पाता था कि ऑर्डर कैंसिल हो गया है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट को बहुत लॉसेस होते थे। ये मिसकम्युनिकेशन बहुत बड़ा रीजन था फूड पांडा के फेलियर का। नंबर 2, लैक ऑफ टेक इंफ्रास्ट्रक्चर। जिस टाइम पे ये लोग आए थे, हर दिन बेहतर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ रही थी, सारे कॉम्पिटिटर्स अच्छी टेक्नोलॉजी ले रहे थे, पर ये लोग अपने अप्रोच में बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल थे। ना ही अच्छा CRM टूल, ना ही अच्छा बैकएंड टूल जो इनके हर एक ऑपरेशन को संभाले। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही इनकी बात से गायब हो जाते थे क्योंकि ये लोग इतना ट्रेडिशनल वे में उनको रिकॉर्ड करते थे। ऑर्डर्स का डेटा ही नहीं होता था कि एक रेस्टोरेंट में कितना ऑर्डर प्लेस हुआ है। हर टाइम पे रेस्टोरेंट और इनके बीच में इसलिए झगड़ा चलता था। ना ही इनके पास रिकॉर्ड होता था कि कौन सा रेस्टोरेंट खुला है और कौन सा रेस्टोरेंट बंद हो गया है। बहुत बार रेस्टोरेंट बंद हो चुके होते थे पर ये लोग अपने ऐप के ऊपर उन्हें लिस्ट करके रखते थे। कस्टमर जब भी उन रेस्टोरेंट से ऑर्डर प्लेस करते थे, वो ऑर्डर आ ही नहीं पाते थे। इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी कस्टमर्स और फूड पांडा खुद को, पर उन लोगों ने बिल्कुल ध्यान तब भी नहीं दिया अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में। नंबर 3, अनस्ट्रक्चर्ड बिजनेस मॉडल। अगर हम बात करें फूड पांडा के बिजनेस मॉडल की, इनका मॉडल ऊपर से दिखने में तो बहुत अच्छा था, पर जब बात आई एग्जीक्यूशन की तब ये लोग उसे अच्छे से कर नहीं पाए। अगर हम बात करें कॉस्ट प्लानिंग की ही, तो कॉस्ट प्लानिंग इनकी बहुत पुअर थी। अगर ये लोग चाहते तो कस्टमर्स को डिस्काउंट्स और ऑफर देकर भी प्रॉफिट पे थोड़ा बहुत आ सकते थे, चाहे लॉस नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस पर ही आ जाते, पर इनकी कॉस्ट प्लानिंग बहुत पुअर थी। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। इनके जो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव थे, उनको पर मंथ बेसिस पे सैलरी नहीं मिलती थी, पर ऑर्डर के बेसिस पे मिलते थे। जैसे 40 से 45 रुपए पर ऑर्डर पे इनके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को ये लोग देते थे। अब बीच में इन लोगों ने शुरू करा था क्रेव पार्टी,
जिसमें नो मिनिमम ऑर्डर था, मतलब आप 10-15 रुपए का ऑर्डर भी मंगा सकते हो। अब अगर कोई कस्टमर 10 से 20 रुपए का ऑर्डर मंगा रहा है और फूड पांडा को अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को 40 से 45 रुपए देने हैं, तो कैसे ये फीसेबल है, आप खुद बताओ दोस्तों। इसकी जगह अगर इनके डिलीवरी एग्जीक्यूटिव पर मंथ की सैलरी बेसिस पर होते तो शायद इनको लॉसेस थोड़े कम होते। ऐसे ही बहुत सारी जगहों पे इन लोगों ने कॉस्ट प्लानिंग अपनी बहुत बेकार करी थी। अगर हम बात करें इनके रेवेन्यू मॉडल की, तो इनका रेवेन्यू मॉडल बहुत ही छोटा था। अगर ये लोग चाहते तो अपने रेवेन्यू, अगर ये लोग फूड डिलीवरी बिजनेस में इनको लॉस हो रहा है तो दूसरी जगहों से इतना पैसा कमा सकते थे कि उसको कवर कर लें, पर नहीं कर पाए। इनका बिजनेस मॉडल बहुत कैश बर्निंग था। इन्वेस्टमेंट, जितने भी इन्वेस्टर्स ने इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट करा था, उस पूरे पैसे को ये लोग सिर्फ और सिर्फ बर्न कर रहे थे विदाउट एनी फ्यूचर विजन। इन्वेस्टर तो तभी आपको पैसा देगा ना जब आप उसे फ्यूचर में कम से कम प्रॉफिट दिखा पाओ, पर इनके पास कोई फ्यूचर में भी प्रॉफिट का कोई विजन नहीं था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स ने भी इनको पैसा देना बंद कर दिया। टू मैनी लूपहोल्स टू मेक यूज ऑफ। जैसे इन लोगों की एक पॉलिसी थी कि अगर रेस्टोरेंट की साइड से कोई ऑर्डर कैंसिल होता है या फूड पांडा उनका ऑर्डर डिलीवर नहीं कर पाता है, तो कस्टमर्स को 40 से 50% तक का वाउचर मिलेगा जो वो अगले ऑर्डर पे यूज कर सकते हैं। जब कस्टमर्स को पता चला कि इनके ऐप के ऊपर ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो बंद हो चुके हैं पर तब भी लिस्टेड हैं, कस्टमर्स इस ऑफर का फायदा उठाने लगे। वो जानबूझ के उन्हीं रेस्टोरेंट से ऑर्डर करते थे, लास्ट में वो ऑर्डर कैंसिल हो जाता था और उन्हें मिल जाते थे 40 से 50 तक के वाउचर। इसकी वजह से कंपनी को बहुत सारा लॉस हुआ और कस्टमर से लेकिन इनका बहुत फायदा उठाया। जो दूसरा फायदा उठाया गया इनका, वो था रेस्टोरेंट ओनर्स को जब पता चला कि इन लोगों के पास ऑर्डर की अच्छी हिस्ट्री होती ही नहीं है, ये लोग मेंटेन ही नहीं करते हैं अपने ट्रांजैक्शनल रिकॉर्ड्स, तो रेस्टोरेंट ओनर्स भी इनका बहुत फायदा उठाने लगे। फेक ऑर्डर्स दिखाने लगे कि हम लोगों ने, जैसे फूड पांडा के पास अगर होगा कि रेस्टोरेंट के पास 10 ऑर्डर आए हैं, ये लोग बोलते थे नहीं हमने तो 20 करे हैं, आपसे गलती हुई होगी। आखिर में फूड पांडा को उनकी बात भी माननी पड़ती थी। जो तीसरा लूपहोल था वो था इनका ट्रैकिंग सिस्टम पुअर था। जैसे हमने पहले बात करी, टेक्नोलॉजी इनकी अच्छी थी नहीं, तो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव इसका बहुत फायदा उठाता था। कस्टमर उन्हें ट्रैक कर नहीं पाते थे। जब डिलीवरी एग्जीक्यूटिव कस्टमर के घर के नीचे पहुंचता था, अगर कस्टमर कॉल ना उठाए तो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव खुद खाना खा लेता था और फूड पांडा में बता देता था कि मैंने तो ऑर्डर प्लेस कर दिया। तो कस्टमर और फूड पांडा ही अब अपने आप में देखते रहे। तो बहुत सारे लोग मिलके इनके बिजनेस मॉडल के लूपहोल्स का बहुत ज्यादा फायदा उठाने लगे, इसलिए इन्हें बहुत सारा लॉस भी झेलना पड़ा। नंबर 4, अंडर कैपिटलाइजेशन। ये जो इंडस्ट्री है दोस्तों फूड डिलीवरी बिजनेस की, ये बहुत ज्यादा कैश बर्निंग इंडस्ट्री है। इसमें जितने भी कंपटीशन आज के टाइम पे फूड पांडा के हैं, जैसे जोमैटो, स्विगी, सब लोग ही लॉसेस में हैं, पर आगे वही है जिसके पास सही इन्वेस्टमेंट है, ज्यादा पैसे हैं। स्विगी और जोमैटो, उबर ईट्स, इन सब के पास बहुत ज्यादा पैसे थे फूड पांडा से। ये लोग अंडर कैपिटलाइज थे। सही टाइम पे सही इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर इन लोगों ने पैसा रेज नहीं करा। अगर ये लोग कर चुके होते तो शायद इंडस्ट्री में ज्यादा टाइम तक टिक जाते, पर ऐसा नहीं हुआ। नंबर 5, पुअर कस्टमर केयर सर्विस। कस्टमर केयर सर्विस तो उनकी सबसे बेकार थी, चाहे वो कस्टमर हो, रेस्टोरेंट ओनर या डिलीवरी एग्जीक्यूटिव। तीनों को ही इनके कस्टमर केयर से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि तीनों की प्रॉब्लम ये लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। कस्टमर केयर पे आप कभी भी कॉल लगाओ, फोन ही नहीं उठता था। अगर आप चैट करने की कोशिश करो तो इनका सिस्टम इतना ज्यादा स्लो था कि आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन ही नहीं मिल पाता था कभी। इनका बहुत ज्यादा स्लो और पुअर कस्टमर केयर सर्विस था, जो सबसे ज्यादा बैकफायर करा इन्हें और बाद में आके फेल हो, क्योंकि सब लोग इनसे बहुत ज्यादा परेशान होने लगे। अब जैसे मैं आपको हर वीडियो में समझाता हूँ कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर वही होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखे, ना कि अपनी गलतियां खुद करके अपना टाइम वेस्ट करे। और अगर हम बात करें उस दूसरी कंपनी के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया था, जो शुरू तो फूड पांडा के साथ हुई थी लेकिन उससे बहुत ज्यादा आगे निकल गई, उस दूसरी कंपनी का नाम है जोमैटो। हाँ, वही जिसने अभी अभी अपना आईपीओ लॉन्च करा है और जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। एक कंपनी जो फूड पांडा जितनी ही छोटी थी एक टाइम पे, पर 1 लाख करोड़ से ज्यादा का वैल्यूएशन अब उसका हो चुका है। आइए देखते हैं कि उसने ऐसा क्या करा फूड पांडा से अलग जो वो इतनी सक्सेसफुल हो गई। 2008 के अंदर दीपिंदर गोयल और पंकज चड्डा ने फूडीबे नाम की कंपनी शुरू करी और बाद में उसका नाम चेंज करके रखा जोमैटो। गुड़गांव की एक छोटी सी कंपनी आज के टाइम पे 25 से ज्यादा कंट्रीज, 10,000 से ज्यादा सिटीज के अंदर ऑपरेशन रन कर रही है। छोटे से छोटे फूड वेंडर्स से लेके बड़े से बड़े रेस्टोरेंट्स तक हर एक आज के टाइम पे जोमैटो के ऊपर लिस्ट होना चाहता है। इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है जोमैटो। अगर हम बात करें जोमैटो के फंड रेजिंग के बारे में, तो 1 बिलियन से ज्यादा फंड्स इन लोगों ने रेज करे हैं अलग अलग राउंड में, सारे जाने माने और बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के साथ मिलके, जैसे अलीबाबा, इन्फो एज, सिकोया कैपिटल एटसेट्रा। अब अगर हम बात करें इनके आईपीओ की,
तो 1.1 बिलियन डॉलर का आईपीओ इन लोगों ने अभी अभी लॉन्च करा था, जो कि बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। अब अगर हम बात करें जोमेटो और फूड पांडा दोनों के बिजनेस मॉडल के बारे में, दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में। जोमेटो भी वही कर रहा है, रेस्टोरेंट को एग्रीगेट कर रहा है, कस्टमर्स रेस्टोरेंट्स को ढूंढ के अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और जोमेटो उनको डिलीवर करेगा। पर अंतर आता है एग्जीक्यूशन में। जो हम लोगों ने गलतियां पहले डिस्कस करी फूड पांडा की, उन्हीं को इंप्रूव करके जोमेटो आज सक्सेसफुल बनता जा रहा है। आइए पॉइंट वाइज देखते हैं क्या थी वो गलतियां जो फूड पांडा ने करी, जो जोमेटो नहीं कर रहा है, बट उनको इंप्रूव करके आज सक्सेसफुल बनता जा रहा है। नंबर 1, टेक्नोलॉजी। जोमेटो ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने में। आज के टाइम में मार्केट में जितनी भी ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी है वो सब जोमेटो के पास है। चाहे वो ट्रैकिंग हो, चाहे वो मर्चेंट ऐप हो, चाहे वो डिलीवरी एग्जीक्यूटिव ऐप हो, चाहे वो कस्टमर ऐप, बैक एंड, सब कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जोमेटो का। इन लोगों ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया अपनी टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आखिरकार अच्छी टेक्नोलॉजी ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। नंबर 2, कॉस्ट प्लानिंग। कॉस्ट प्लानिंग पे इन लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान दिया और बहुत इनोवेटिव तरीके से अपने ऑफर्स को डिजाइन करा है। जैसे अगर ये कस्टमर्स को बोलते हैं कि हम उन्हें 40% का डिस्काउंट देंगे हर ऑर्डर प्लेस करने पे, तो पहले ये रेस्टोरेंट वालों को बोलते हैं कि अपना 100 रुपए का सामान पहले 120 रुपए का लिस्ट करो हमारे ऐप के ऊपर से उनसे कमीशन भी लेते हैं अपने ऐप पे लिस्ट करने के लिए उनको। तो 100 रुपए का सामान अगर 120 का बेचेंगे और 20% का कमीशन भी लेंगे, तो 40% का डिस्काउंट जो कस्टमर को दे रहे हैं, तो यही इनने कवर कर लिया। अब अगर हम बात करें डिलीवरी चार्जेस की, तो ये भी ये कस्टमर से ही लेते हैं। डिलीवरी कितनी दूर तक हो रही है और डिलीवरी का साइज कितना है उसके बेसिस पे। जहां फूड पांडा अपने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव्स को पर ऑर्डर के बेसिस पे पैसा देता था, जोमेटो यही पर मंथ के बेसिस पे उनको सैलरी दे रहा है, ताकि जो छोटे ऑर्डर्स होते हैं 100 रुपए के, 150 रुपए के, उनके भी डिलीवरी चार्जेस के नाम पे उनको लॉसेस ना हो। नंबर 3, रेवेन्यू मॉडल। रेवेन्यू मॉडल भी बहुत सोच समझ के डिजाइन करा है इन लोगों ने अपना। इनका रेवेन्यू मॉडल कुछ इस तरीके से कि अगर एक बिजनेस में इनको लॉस हो रहा है, जैसे डिलीवरी बिजनेस में इनको थोड़ा लॉस हो जाए, तो बाकी के जो बिजनेसेस हैं वो उससे थोड़ा बहुत कवर कर लें। इनका रेवेन्यू मॉडल के बिजनेसेस 4 पार्ट में डिवाइडेड है। नंबर 1, फूड ऑर्डरिंग एंड डिलीवरी, जो इनका सबसे ज्यादा फेमस है सबके बीच में। कस्टमर्स इनके ऐप पे जाके अपने मनपसंद रेस्टोरेंट से मनपसंद खाना ऑर्डर कर सकते हैं और ये लोग उसे डिलीवर करके देंगे। जो दूसरा सेगमेंट है इनका, वो है एडवर्टीजमेंट। ये लोग कंपनी से पैसे तो लेते ही हैं उनका एडवर्टीजमेंट अपने ऐप के ऊपर करने में, रेस्टोरेंट से भी लेते हैं। जैसे अगर कोई कस्टमर इनके ऐप पे जाके छोले भटूरे लिखे, तो छोले भटूरे में लिखने पे अगर कोई रेस्टोरेंट 10वें नंबर पे आता, उनसे पैसे लेके उन्हें पहले नंबर पे ये लोग शो करते हैं इनके ऐप पे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है इनका। अगर हम बात करें इनके तीसरे बिजनेस मॉडल क्या है, तो वो है कंसल्टेंसी। जोमेटो के पास बहुत सारा डेटा है कस्टमर्स का। ये तक बता सकते हैं कि कौन से रीजन में कॉफी 100 रुपए की बिकेगी या 110 की, कहां इन्हें डोसा बेचना चाहिए और कहां समोसा। इसलिए बहुत से नए रेस्टोरेंट्स जो भी मार्केट में आना चाहते हैं, वो इन्हें देते हैं कंसल्टेंसी फीस। उसके बदले जोमेटो उन्हें पूरा डेटा शेयर करके बताता है कि आपको अपना रेस्टोरेंट कहां खोलना चाहिए, क्या बेचना चाहिए, क्या प्राइसेस रखनी चाहिए। इसका ये लोग बहुत मोटा पैसा लेते हैं उन रेस्टोरेंट ओनर्स से। चौथा जो इनका प्रोडक्ट है वो है इनके जोमेटो ओन प्रोडक्ट्स, जैसे व्हाइट लेबल ऐप। ये लोग रेस्टोरेंट्स का खुद का ऐप बनवा कर देते हैं कुछ पैसा लेकर, उन्हें एक अपनी खुद की सॉफ्टवेयर भी प्रोवाइड करते हैं अपने टेबल्स और अपने ऑर्डर्स को मैनेज करने के लिए। तो बेसिकली इनका रेवेन्यू मॉडल इन 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिनसे ये अलग अलग पैसा कमाते हैं। सबसे ज्यादा पैसा ये अपने सेकंड सेगमेंट एडवर्टीजमेंट से कमाते हैं, लगभग 70 से 71%। नंबर 4, फ्यूचर विजन। फूड पांडा की तरह इनका भी ये हाल नहीं है कि फूड पांडा को जैसे पता ही नहीं था कि वो फ्यूचर में प्रॉफिट कैसे कमाएगा, उसका बिजनेस मॉडल क्योंकि बहुत कैश बर्निंग था। दूसरी तरफ जोमेटो इन्वेस्टर्स को ये प्रॉमिस करता है, यकीन दिलाता है कि फ्यूचर में जाके प्रॉफिटेबल बनेंगे। इनका विजन फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा क्लियर है। अभी फिलहाल ये लोग कैश बर्न कर रहे हैं क्योंकि कस्टमर्स को एक्वायर करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मार्केट में लीडर बनना है। पर आगे जाके प्रॉफिटेबल कैसे बनना है ये भी जोमेटो को अच्छे से पता है। नंबर 5, कस्टमर केयर सर्विस। जोमेटो की कस्टमर केयर सर्विस और फूड पांडा की कस्टमर केयर सर्विस में जमीन आसमान का डिफरेंस है। जोमेटो में अगर आप एक बार कॉल लगाओ, तुरंत आपको आपके सोल्यूशन मिलते हैं प्रॉब्लम के। हमेशा आपको हेल्प करने के लिए ये लोग रेडी हैं। चाहे आपकी प्रॉब्लम पैसों के रिलेटेड हो, ऑर्डर को रिलेटेड हो, डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को हो, विद इन सेकेंड्स आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये लोग दे देते हैं आपको। नंबर 6, कैपिटलाइजेशन। इन लोगों को पता था जिस इंडस्ट्री में ये लोग हैं ये बहुत ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, बहुत ज्यादा कैश बर्न करना पड़ेगा कस्टमर्स को एक्वायर करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने में, मार्केट में सस्टेन करने के लिए। इसलिए उन्होंने बहुत ज्यादा ध्यान दिया फंड रेज करने में।
1 बिलियन से ज्यादा ये लोग पैसे रेज कर चुके हैं अलग अलग इन्वेस्टर्स के साथ मिलकर। अपना खुद का आईपीओ भी अब तो निकाल चुके हैं ये, जिसमें 1.1 बिलियन डॉलर रेज करने में भी ये लोग सक्सेसफुल हुए। इसलिए फंड रेज करना भी इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी था, जो फूड पांडा ने ध्यान नहीं दिया पर जोमैटो ने दिया। फूड पांडा ने एक फाउंडेशन का काम करा जोमैटो के लिए। खुद तो बहुत सारी गलतियां कर ली पर जोमैटो के लिए बहुत सारी लर्निंग्स छोड़ गया। खुद हो गया फेल पर जोमैटो को कर दिया पास। इसलिए हर एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत जरूरी होता है उन सारे बिजनेसेस से सीखना जो कभी तो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल थे पर कुछ गलतियों की वजह से फेल हो गए। आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो। अगर आपको आज की स्टोरी पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। ये मुझे मोटिवेट करता है हर हफ्ते आपके लिए एक अच्छा कंटेंट लाने में। मिलते हैं अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।